Good morning, student. Today we are going to start new topic log mass action. पिछले क्लास में हम बात किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते। वहां पर तो बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को तो पढ़ना ही नहीं है। जो भी हम लोग बात करेंगे रिएक्शन के तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। हम लोग डिटेल्स में देखे थे रिवर्सिबल रिएक्शन के। फिर एक टर्म यूज किए थे एक्टिव मास, उसको बारे में बताया था कि एक्टिव मास कैसे निकाला जाता है, गैस के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए क्या होता है और सॉलिड के लिए क्या होता है। एक्टिव मास डिटेल्स में हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज स्टार्ट करें लॉ ऑफ मास एक्शन। Law of mass action. This law suggested by two chemists, first गलबर्ग एंड सेकंड वेज। ये दो साइंटिस्ट थे। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो दिए हुए थे, ये तरह तरह के रिएक्शन करवाए थे। तरह तरह के रिएक्शन के बेसिस पर यानी उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये लॉ ऑफ मास एक्शन लागू हुआ था। तो ये वहां पर ऑब्जर्वेशन क्या किए थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म जो कंप्लीट हो रहे थे उस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल था लॉ ऑफ मास एक्शन। अनदर जो मल्टीपल स्टेप में मैकेनिज्म जिसका हो रहा था जिस रिएक्शन का, उन पर ये लागू नहीं हो रहे थे। तो हम लोग ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। तो अगर सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स पहले हम क्लियर कर लेते हैं। गलबर्ग एंड वेज। वेज दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिस क्या बनाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपना ये थ्योरी दिए थे, एक कॉन्सेप्ट को समझाए थे। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो थे अप्लीकेबल किसके लिए होते थे, तो जो सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म जिसका कंप्लीट होता था वैसे रिएक्शन के लिए जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते थे उनके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लीकेबल थे। तो लिखते हैं पॉइंट को, अप्लीकेबल टू द रिएक्शंस having सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। मतलब जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में जिस रिएक्शन को होते थे उन्हीं के ऊपर ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लीकेबल थे, नॉट मल्टीपल स्टेप मैकेनिज्म के लिए अप्लीकेबल थे। ये ध्यान में रखना होगा, पॉइंट्स को मेमोराइज कर लीजिए। इसको क्या था, अप्लीकेबल टू द रिएक्शंस हैविंग सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। मतलब कि जिस रिएक्शन का सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कंप्लीट होते थे उसी पर ये जो एप्लीकेशन था, मतलब जो लॉ था दिया हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन, वो एप्लीकेबल थे। क्लियर। तो सिंगल स्टेप में कैसे हम लोग समझेंगे कि वो सिंगल स्टेप में हो रहे थे, तो कुछ रिएक्शन को देखने पर से पता चल जाएगा कि वो सिंगल स्टेप में होते हैं। एक हम रिएक्शन के दिखा देते हैं करके कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर बात करें तो H2 जब रिएक्ट करता है I2 के साथ तो फॉर्मेशन होता है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है। तो इनका अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे, अगर इसका मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। फर्स्ट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डेड होते हैं, एक कोलिजन करते हैं आयोडीन के साथ में,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, किनके साथ में, तो आयोडीन के साथ में। एक देखिए तो पहले H2 को ऐसे लिख दिए, मतलब कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और I2 भी क्या कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये बॉन्डेड होने के कारण क्या होगा कि आपस में अब कोलिजन स्टार्ट करेंगे। इनके बीच में जब कोलिजन होंगे तो इस तरह से कुछ मिलेंगे। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेट हुए ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट पार्ट होते हैं। जब भी रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं। रिएक्शन के इंटरमीडिएट पार्ट को ट्रांजिशन स्टेट करते हैं। इस स्टेट में क्या होता है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर पहले किनके बीच में बॉन्डेड थे, तो हाइड्रोजन के बॉन्डेड थे और आयोडीन के बीच में बॉन्डेड थे। लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट में आए, जब इंटरमीडिएट पार्ट में आए, तो देखिए तो ऑल एटम्स जो थे क्या हो रहे थे, कोलिजन करना स्टार्ट किए। एक ट्रांजिशन देखिए सब में डॉट लाइन दे रहे हैं। डॉट लाइन कहने का मतलब कि सब आपस में एक दूसरे के ऊपर में कोलिजन करना स्टार्ट किए हैं। जब कोलिजन स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा कोलिजन, तो एक नए तरह का फॉर्मेशन मिलेंगे और ये इस तरह से मिलेंगे। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर जो डॉट लाइन था वो क्या हुआ, कंप्लीट लाइन हो गया, डार्क लाइन हो गया। तो ये लाइन क्या बता रहा है कि दोनों के बीच में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका रिएक्टेंट है और ये पार्ट प्रोडक्ट है। बीच में क्या था, इंटरमीडिएट। तो देखिए तो इंटरमीडिएट एक ही बना है। अगर एक इंटरमीडिएट बना है तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कहलाएंगे। अगर इंटरमीडिएट अगर दो या दो से ज्यादा बनते हैं तो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल स्टेप मैकेनिज्म कहलाते हैं। क्लियर। अगर ये सिंगल में बना है इसलिए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का है। तो इस तरह से मतलब इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन इन पर अप्लीकेबल है। अगर दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा अगर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो इनके ऊपर भी जो भी ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया नॉट अप्लीकेबल होंगे। पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, हम लोग इनको कैसे, तो द rate of forward reaction, the rate of forward reaction is directly proportional to product of mass of reactant। इसको पहले लिख लेते तो अच्छी तरह से समझाएंगे। कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the product of masses of reactant, एक्टिव masses of reactant करते हैं। यहां पर एक्टिव masses of reactant, यहां पर वैसे मास की बात करेंगे जो एक्टिव रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant and the rate of backward reaction, the rate of backward reaction of the product of active mass
ऑफ प्रोडक्ट। कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए क्या कहता, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर छूट गया, बैकवर्ड रिएक्शन इज, यहां पर जोड़ दीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the product of active masses of product। हाँ, अब देखिए द रेट ऑफ एक्टिव फॉरवर्ड रिएक्शन का हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू अगर समझाते हैं, फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट जो है बी के साथ रिएक्टेंट करे और टू गिव सी एंड डी, जब रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सी एंड डी मिला। अगर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ए और बी क्या फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा, तो टू गिव सी एंड डी, और सी एंड डी आपस में रिएक्ट करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में ए और बी मिलेगा। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन यहां शो कर रहा। अब कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो कहता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर आर एफ बता रहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, आर एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। देखिए तो रिएक्टेंट पार्ट कौन, ए एंड बी, तो एक्टिव मास करने का मतलब इनका प्रोडक्ट लेना है, तो ए एक्टिव मास का प्रोडक्ट और ए बी का एक्टिव मास का प्रोडक्ट हो गया। कहता है देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आरएफ से रिप्रेजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आप कौन कौन है, ए एंड बी है, तो ए एंड बी का एक्टिव मास का प्रोडक्ट ले लिया। अगर नाउ सिमिलरली सी एंड डी का ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आरबी रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज एंड प्रोडक्ट में क्या था, सी एंड डी, तो एक्टिव मासेज सी और एक्टिव मासेज डी, तो ए एप्लीकेबल हो गया इस पर। अब देखिए तो इसी को फर्दर डेवलप करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो आर एफ जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिड्यूस कर दिए और एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहां पर के एफ क्या हुआ, तो ये कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, के एफ जो हो गया बी। नाउ सिमिलरली आई राइट आरबी, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर लिखेंगे तो आरबी, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिड्यूस कर दिए और एक न्यू कांस्टेंट अप्लाई किए, तो केवी और एक्टिव मासेज क्या था, सी का प्रोडक्ट डी लिख दिए। तो आर एफ यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ यार,
के एफ है। के एफ क्या है? तो के एफ है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को केएफ से रिप्रेजेंट किए और केवी तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर केएफ और केवी बैकवर्ड रिएक्शन के शो कर रहा है। तो ये तो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन करने का मतलब कि ए 1 मोल रिएक्टिंग विथ 1 मोल बी टू गिव 1 मोल सी एंड 1 मोल डी। बैकवर्ड रिएक्शन 1 मोल सी रिएक्टिंग विथ 1 मोल डी टू गिव 1 मोल ए एंड 1 मोल बी। तो ये तो जनरल रिएक्शन की बात है, 1 मोल ही रिएक्ट कर रहे थे। अगर अदर बात करते हैं, अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर 2 मोल या 3 मोल के अलग अलग अगर मोल की बात करेंगे, अलग अलग मोल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? उनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? उनके रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे बैकवर्ड रिएक्शन में और रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो अगर एक जनरलाइज करेंगे एक इक्वेशन को तो ए मोल ए प्लस बी मोल बी रिएक्टिंग विथ टू गिव सी मोल सी प्लस डी मोल डी। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, सी मोल सी रिएक्टिंग विथ डी मोल डी टू गिव ए मोल ए एंड बी मोल बी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का शो कर रहा है। अगर इसका एक्टिव मास लिखा जाए तो क्या हुआ? ये अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो क्या मिलेगा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से कुछ होगा, ए प्लस ए, मतलब कि ए और ए के बीच में टाइम्स मतलब ए टाइम्स तक रिएक्ट करेगा, प्लस बी प्लस बी, बी और बी रिएक्ट करेंगे बी टाइम्स तक, टू गिव सी प्लस सी प्रोडक्ट, सी टाइम्स तक रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट मिलेंगे और डी प्लस डी, डी टाइम्स तक रिएक्ट करेंगे। नाउ फर्दर डेवलप, तो यहां पर आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और ए और बी तो इसी को फर्दर डेवलप करेंगे। तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए क्या हुआ, जब आर एफ निकाले थे तो ये जो ए पावर में क्यों आ रहा है, जो कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है पावर ग्रुप में अराइज हो जाते हैं। तो ए के पावर क्या था स्मॉल ए और बी के ऊपर में बी पावर में स्मॉल बी, क्या हुआ कि जो कोफिशिएंट होते हैं तो क्या होता है पावर के ऊपर में चला जाते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर के एफ
ए के पावर ए, बी के पावर बी। ये यहां पर के एफ क्या है, तो के एफ है, के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली अगर सी एंड डी का एक्टिव मास लिखेंगे तो यहां बैकवर्ड रिएक्शन के लिख रहे हैं तो क्या होगा, आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू डी इंटू डी। फर्दर डेवलप डी, मतलब जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, पावर के ऊपर में चला गया। अब फर्दर डेवलप करेंगे, अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिड्यूस करेंगे तो ये कांस्टेंट देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट जो होंगे के वी, यहां पर के वी क्या है, आई राइट के वी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर इसको एक प्लॉट में, एक ग्राफ के अगर मेथड देखते हैं तो क्या ऐसा होगा। नाउ देखते हैं इसको अच्छी तरह से, क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर अच्छी तरह से समझिएगा, गहराई में दिमाग में उतारिएगा और इसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के मेथड से, ग्राफ में कैसे हम प्लॉट के ऊपर में कैसे रेट ऑफ आरबी और रेट ऑफ केबी में हम लोग देखेंगे। आई कंटिन्यू। देखिए तो हम लोग देखेंगे कि मतलब टाइम के साथ रेट का प्लॉट, कि टाइम और रेट में मतलब किसी टाइम पर उनका रेट क्या मिल रहा है। टाइम और रेट के बीच में हम लोग देखेंगे प्लॉट, इसका ग्राफ चेक करेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो देखिए तो ये जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। तो ए मोल ए प्लस बी मोल बी रिएक्टिंग विथ बी के साथ में हो रहा, तो टू गिव क्या मिला, सी मोल सी प्लस डी मोल डी मिल रहा था। तो उस समय देखिए तो अगर इनिशियल टाइम की बात करेंगे, टाइम जीरो की बात करेंगे, तो उस समय तो सिर्फ रिएक्टेंट नहीं होंगे, प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं। प्रोडक्ट क्या होगा, 0 मोल सी और 0 मोल डी बनेंगे। जिस समय हम रिएक्शन स्टार्ट किएंगे उस समय सिर्फ रिएक्टेंट नहीं रहेंगे कंटेनर में, प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन से फॉरवर्ड रिएक्शन का होंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होंगे। तो अगर देखिए तो अगर रिएक्टेंट का रेट अगर बात करेंगे, रेट की बात करेंगे तो इन्फिनाइट होंगे, तो सिर्फ यहाँ पर कंटेनर में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का ही रेट मिलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के इनिशियल टाइम पर नहीं मिलेंगे। तो अगर इन्फिनाइट के टाइम की बात करेंगे तो ये रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। अब इनके बीच में फॉरवर्ड रिएक्शन का कुछ रेट होगा इन्फिनाइट, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनाइट, 0 होंगे। टी टाइम पर क्या होंगे, टी 0 पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि उस समय इनका रेट नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सी और डी उस समय नहीं बने होंगे। अब देखिए जैसे जैसे टाइम चलता गया तो एक
टी टाइम क्या बात करते हैं, तो टी टाइम पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे और अमाउंट सी और डी का धीरे धीरे टी टाइम पर इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो अगर अमाउंट डिक्रीज हो रहे हैं, रिएक्टेंट के ए और बी का अमाउंट डिक्रीज होंगे, जिनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। और उसी समय सिमल्टेनियस में क्या होगा, सी और डी का रेट इंक्रीज करेंगे। तो अगर रेट डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट के रेट टी टाइम पर डिक्रीज करेंगे। टी टाइम पर क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होंगे वो इंक्रीज करेंगे। अभी देखिए तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होने से क्या होगा कि उतना ही ज्यादा इनके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे और ए और बी का अमाउंट डिक्रीज करते जाएंगे और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होने की वजह से सी और डी का अमाउंट इंक्रीज करते समय जाएंगे। तो अगर अमाउंट अगर डिक्रीज करेगा रिएक्टेंट का तो उनका रेट भी डिक्रीज करेंगे। तो उसी समय रेट इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन का। बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होंगे वो इंक्रीज करेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेंगे। अभी भी देखिएगा ग्राफ में कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है अभी भी ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर भी क्या करेगा, अमाउंट धीरे धीरे रिएक्टेंट के डिक्रीज करते चलेंगे, इसके वजह से रेट भी डिक्रीज करेंगे। उसी समय क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है इंक्रीज करेंगे और उनका रेट भी इंक्रीज करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगे। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये ऐसा स्टेट है यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों का इक्वल हो जाएंगे इस पॉइंट पर। इसलिए ये जो स्टेट कहलाएंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में से दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास। मतलब कि अगर ये चौक है तो अगर चौक है तो क्या कि जो अभी रखा हुआ ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, इनकी मास में चेंजेस नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मास का एक्सचेंज कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि कांस्टेंट मास क्या होता है, एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में होते रहते हैं।
ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब कि रिएक्शन कम अभी नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा, कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज और कांस्टेंट अमाउंट में डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम करने का मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना अगर डिक्रीज कर रहे हैं उसी समय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उतना ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। All reactant and product को एग्जिस्ट, मतलब कि इस समय में जितने भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी के सभी एग्जिस्ट करते हैं। डायनेमिक स्टेट में जितने भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी को एग्जिस्ट करते हैं, सभी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इसी को फर्दर अब यहां से देखिए तो हम लोग यहां तक लिखे हुए थे, इसी को अगर बात करेंगे उसी को अभी इस इक्वेशन को हम फर्दर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो डेवलप करेंगे क्या के एफ और के केवी और जो इनका प्रोडक्ट क्या थे यहां पे मिलेंगे। तो इसी को ये देखिए कांस्टेंट है, तो इनके कांस्टेंट की जगह पर रिड्यूस करके एक नई कांस्टेंट यूज करते हैं के सी। केसी क्या है, तो केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। यहां पर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास में अगर जब हम रिएक्टेंट के एक्टिव मास से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मिलता है। तो आज तक क्लास में यह रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए चेक करेंगे और इनके जो वैल्यू को तो चेक करेंगे, इनका यूजुअल कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज यहाँ तक रहने देते हैं क्लास, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। थैंक यू।